स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी अकॉर्डिंग टू मी सारे टॉपिक्स आपके मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम क्या होता है। इससे पहले आपको सारी सीरीज वाइज मैंने टॉपिक सब कवर करवाए हुए हैं, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे आप सारी वीडियोज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एक एक करके। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरे से मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। इसके बाद आपकी एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो बने रहना मेरे साथ ताकि आपका ये वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर हो सके। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपका क्या रोल होगा कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, मेथड क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, हम क्लासरूम में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाना, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। अब ये है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसका मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि सारे बच्चे मिलकर के, सारे बच्चे ग्रुप्स में, ठीक है। ये जो लर्निंग होती है ना वो आपके ग्रुप में यानी कि टीम वर्क होता है, यहाँ पे ग्रुप्स में होती है, समूह वर्क यहाँ पे होता है। जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर है वो एक समूह यहाँ पे क्रिएट कर देता है, एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर देता है, और फिर बाद में बच्चों को कहता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो एक एक करके एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, अपने समाधान यहाँ पे निकाले। तो बच्चे जो है ग्रुप में मिल करके काम करते हैं और अपना जो लर्निंग है उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग को दिया था जॉन डेवे ने। ठीक है, जॉन डेवे ने दिया था। जॉन डेवे के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो ये किसके फादर थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि ये किसके फादर थे। ठीक है, तो जॉन डेवी ने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करी थी, सहकारी अधिगम। इन्होंने बताया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है कि क्लासरूम में टीचर जब कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता है तो क्लासरूम के अंदर टीचर यहाँ पे एक ग्रुप, एक समूह को यहाँ पे क्रिएट करता है, जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बच्चों के कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें 3 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं। तो ये बच्चे आपस में मिल करके क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं और अपनी लर्निंग को यहाँ पे बेहतर तरीके से करते हैं। तो वो क्या होती है, वो आपकी ग्रुप लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे कोई एक ग्रुप बना दिया टीचर ने, कोई एक समस्या दे दी और इसके अंदर बहुत सारे बच्चे रख दिए। मान लीजिए इसके अंदर ये कुछ 5 बच्चे हैं। अब इसमें से एक बच्चे, अब इनकी जो एबिलिटीज़ होती है ना वो डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। किसी बच्चे को ज़्यादा आता है, किसी के बच्चे को कम आता है, तो डिफरेंट एबिलिटीज़ के ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चे को जो है टीचर ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई वो जो बच्चा है उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है, तो जिन बच्चों को भी यहाँ पे समस्या होएगी वो इन बच्चों की क्या कर सकता है, यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो अपने ग्रुप से, अपने पीयर की हेल्प से यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। अभी समझे आप, कोऑपरेटिव लर्निंग इज डिफाइंड एज स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे अधिगमकर्ता के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, जिसमें वो मिलकर के काम करते हैं एज ए टीम और अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं। अपना जो टास्क एक टीचर के द्वारा दिया गया है उसको कंप्लीट करते हैं और जो कॉमन गोल यानी कि जो गोल उनको एज ए ग्रुप एक्वायर करना उसको अचीव करते हैं। स्मॉल टीम हैव स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। अब इन टीम में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है ताकि उनकी जो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो सके। यानी कि ग्रुप में जो है डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी चीज़ों को यहाँ पे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे तब तक काम करते हैं जब तक कि जो काम उनको करना है वो उनका कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो वो तब तक यहाँ पे काम करते हैं। सो यहाँ पे जो है टीचर यहाँ पे एक आई वॉच का काम करता है। टीचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस ग्रुप के जो वर्क चल रहा है यहाँ पे टीचर की क्या भूमिका है, टीचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है और बच्चों को यहाँ पे प्रॉपरली आई वॉच यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, ये एक सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर लाता है, व्यक्ति निष्ठा। हिंदी वाले भी यहाँ पे मैंने कोशिश करी है, मैं हिंदी में भी इसको लिख दूँ। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि हाँ वो कुछ चीज़ों को कर सकता है, मतलब उसको प्रॉब्लम यहाँ पे फील नहीं होती, उसको इन अंतरात्मा से मतलब फील होती है कि सभी के साथ ग्रुप में काम कर रहे थे कि हाँ क्वेश्चन ठीक है और वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। एंड मेक स्टूडेंट फील बेटर देम अबाउट देमसेल्व्स। और ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये बच्चों को अंदर से एक बेटर फील कराती है उनकी लर्निंग में। टीचर स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद अदर्स
टीचेस स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड डू देयर बेस्ट। यहाँ पे जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये बच्चों को बताता है कि कैसे अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, कैसे अपने सहपाठियों के साथ हम लोग कोऑपरेट करके चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट देयर क्लासमेट्स नॉलेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है किसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने जो क्लासमेट है उनकी नॉलेज और थॉट्स का। अब ग्रुप के अंदर कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो सब बच्चों की अपनी अपनी नॉलेज होगी ना, एक दूसरे के साथ हर बच्चे अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल बच्चा अपने जो क्लासमेट है उसकी नॉलेज का यहाँ पे क्या उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पे बच्चे की जो प्रॉब्लम स्किल्स है, सॉल्विंग स्किल्स है, कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, वो विकसित होती है। और साथ ही बच्चे की जो सृजनात्मकता है वो यहाँ पे बच्चे की एनहांस होती है। इट लीड्स टू मोर रिलैक्स्ड एटमोसफेयर, ग्रेटर मोटिवेशन। यहाँ पे एक रिलैक्स्ड एटमोसफेयर बच्चे के लिए होता है। कई बार ना क्लास में क्या होता है कि बच्चे जो है समस्या अपनी टीचर्स के पास जो है प्रकट नहीं कर सकते हैं, टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट कर सकता है। बट जब ग्रुप में टीचर यहाँ पे बच्चों को ला रहा है तो बच्चे यहाँ पे अपनी समस्याओं को अच्छे से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, और जिस बच्चे को वो समस्या अच्छे से आती है तो वो जो है उसका निवारण भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट हो रहा है, और बच्चों की जो स्टूडेंट टॉक है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे जो बच्चे शाई बच्चे हैं ना, जिनका शाई नेचर है, जो मतलब लेस टॉकेटिव है, जिनको बात करना थोड़ा सा कम पसंद है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये कि वो भी जो है बोलना यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी झिझक बच्चा यहाँ पे नहीं रखता है। इट बिल्ड्स एम्पैथी, मतलब कि हम लोग एम्पैथी कैसे इसमें बच्चों में क्रिएट कर सकते हैं, बच्चा यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता है, अप्रिशिएट करता है भाई दूसरे लोगों के क्या अपने विचार है, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो है क्या उनकी फीलिंग्स है, उनको यहाँ पे बच्चा समझने की कोशिश करता है। बच्चे के लिए जो एम्पैथी है वो यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेटिव लर्निंग के। तो कम्युनिकेटिव लर्निंग के जो कॉम्पोनेंट है वो है आपके कुछ 5 कॉम्पोनेंट है, सॉरी कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये कम्युनिकेटिव बोल रही हूँ मैं। कोऑपरेटिव लर्निंग के जो 5 कॉम्पोनेंट है उसको देखेंगे। सबसे पहला है आपका ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, बच्चा सेपरेट यहाँ पे चीज़ों को नहीं कर रहा है, अकेला होकर के नहीं कर रहा है, बल्कि किस में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस हो रही है, एक समूह के लिए एक टीम वर्क यहाँ पे हो रहा है। तो किसी भी समस्या को हम एज ए ग्रुप देखते हैं और उस समस्या को हमें एज ए ग्रुप ही क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो ग्रुप प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। सेकेंड है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है अन्योन्याश्रित, जो भी है ये हिंदी में आप देख लेना। इसका इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर रहना, हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमारी जो समस्या है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं। भाई दूसरे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रहे हैं ना सब बच्चे, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को, सब की जो बातें हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है, उनको यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि जो काम टीचर ने दिया है, जो प्रॉब्लम टीचर ने दी है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अन्योन्याश्रित है। यहाँ पर वी को हमें मानना है इंस्टेड ऑफ मी, मतलब हर स्टूडेंट यहाँ पे इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाएगा कि भाई मैं ही हूँ इस ग्रुप में जो भी हूँ, बल्कि हमें कैसे होकर के चलना है, वी होकर के चलना है, यानी कि जो ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पर चलना है। अपनी यहाँ पे वो आई वाली फीलिंग नहीं दिखा रही, मी वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं दिखानी होती है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, भाई व्यक्तिगत जवाबदेही। व्यक्तिगत जवाबदेही का मतलब है कि जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाएगा, किसी भी एक बच्चे को दबाया नहीं जाएगा। भाई वो अगर मान लीजिए कुछ गलत भी बोल रहा है तो भी वहाँ पे उस बच्चे को भी करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की जो भी आंसर है, जो भी जवाबदेही है, वो यहाँ पे देखी जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना है, किसी भी बच्चे को यहाँ पे दबाना नहीं होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन करना यहाँ पे बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, एंड देन अपने जो आइडियाज़ है, जो विचार है, जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो बच्चे एक दूसरे के सामने अपनी सारी चीज़ों को रखते हैं। उसके बाद है कोलैबोरेटिव स्किल होता है। कोलैबोरेटिव स्किल मतलब सहयोगी कौशल होता है, मतलब कि इसमें बच्चे बहुत सारे स्किल सीखते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बच्चे सीखते हैं, भाई एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेट करने की स्किल है, सोशल स्किल यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ यहाँ पे रखते हैं। ट्रस्ट की जो स्किल, ट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट
रेजोल्यूशन स्किल है, ट्रस्ट करना यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई द्वंद्व अगर आ गया है तो उसका भी निवारण करना सीखते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एज ए कोलैबोरेटिव रूप में होती है। ठीक है, तो ये 5 अवयव थे, ये 5 कंपोनेंट थे कोऑपरेटिव लर्निंग के। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात आती है मेन चीज़ की कि टीचर के क्या रोल है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप लोग HPSC के अंदर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे? क्योंकि जो इंटरव्यूअर होंगे ना वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपकी पेडागोजी से रिलेटेड कि आप अपने बच्चों को, PGT के टीचर आप बनेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस लेवल के होंगे। तो टीचर यहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर होंगे, जो भी आपसे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे हो सकता है भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सके कि आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चे स्ट्रेस में है तो क्या करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे चीज़ें रटनी नहीं है। पहली बात, आपको रटना नहीं है कुछ भी, उसको दिमाग में बिठा करके चलना ताकि आप इंटरव्यू के टाइम में नर्वस ना हो और सारी चीज़ों को आप अपने आराम से जो है जवाब दे पाए। ठीक है, तो ये मान करके चलना, इंटरव्यू में आपको ये पेडागोजी काफ़ी हेल्प करेगी। सो चलते हैं टीचर्स रोल पे। तो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए भी आपका क्या रोल है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। सो लेसन जब आप बच्चे को करा रहे हो तो बिफोर लेसन आपकी क्या दायित्व है, आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे के लिए पूरी तरीके से क्लियर हो। बच्चा इस लेसन के दौरान क्या पढ़ने वाला है, उसको एंड में क्या आ जाना चाहिए, वो उसके लिए बिल्कुल ही क्या हो, क्रिस्टल एंड क्लियर हो, एकदम उसके सामने हो। ठीक है, डिसाइड करिए ग्रुप का साइज आप कितना रखेंगे, कितने आप मेंबर उसमें रखेंगे अपनी क्लास के अंदर, तो वो आप डिसाइड करेंगे, ये एक टीचर का काम होता है। डिटरमाइन करेंगे जो भी मटेरियल नेसेसरी है फॉर द ग्रुप, इस ग्रुप के लिए जो भी सामग्री ज़रूरी है, जो भी मटेरियल्स ज़रूरी है, जो भी एड्स ज़रूरी है, वो आप यहाँ पे स्वयं डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो पूरी तरीके से टीचर के ऊपर फोकस है। ठीक है, टीचर यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। सेंटर तो चाइल्ड ही है, सेंटर तो चाइल्ड ही है, लेकिन टीचर यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है। डेवलपिंग स्टूडेंट्स सोशल स्किल, बच्चे की यहाँ पे हम सामाजिक कौशल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क क्वाइटली टुगेदर ऑन टीम असाइनमेंट, बच्चे जो है यहाँ पे अच्छे से काम करे, अपना जो टीम असाइनमेंट उनको मिला है, जो भी उनको प्रॉब्लम यहाँ पे एज ए ग्रुप मिली है उसमें बच्चे अच्छे से काम करें। आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन नॉट आंसर, आपको अपने बच्चों को ये बताना है भाई हम, मुझे आंसर नहीं चाहिए, बल्कि आप उस आंसर को किस एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं मुझे वो चाहिए, कि अगर आप कोई आंसर दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, क्या तर्क क्या है आपका इस आंसर के पीछे। ठीक है, तो ये बच्चे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना आना चाहिए है। आस्क टीममेट्स फॉर हेल्प इफ़ यू नीड इट, अगर आपको लगता है टीममेट्स को यहाँ पे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे बच्चे जो है टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर को वो हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। आस्क द टीचर फॉर हेल्प इफ़ यू हैव आस्क्ड एवरीवन ऑन, अगर बच्चों को आपको ये बताना है कि आप टीचर के पास तभी आएंगे जब आप जैसे मान लीजिए बच्चे हैं सारे ग्रुप में 5 बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ पहले अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। ठीक है, अब ये पता चलेगा इन बच्चों को कि भाई हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो नहीं पा रहा, तब जा करके टीचर के पास आएंगे। पहले तो अपने आप से ही जो है आइडियाज़ लगाएंगे, अपने आप से ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाता है तब टीचर यहाँ पे एंटर करता है। हेल्प ईच अदर स्टे ऑन टास्क, यहाँ पे टीचर को ये देखना पड़ेगा कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अच्छे से हेल्प करें और अपने टास्क में जो भी उनको काम मिला है उस पर टिके रहें। लिसन केयरफुली टू टीममेट क्वेश्चंस, यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे उनको बच्चों को लिसन करना है, आराम से सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो ठीक है, तो ये आपके टीचर्स के रोल थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि मेथड्स क्या होते हैं इस कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो इसके अंदर हम 3 मेथड को आज पढ़ेंगे। वन इज थिंक पेयर एंड शेयर, आगे पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी अच्छे से। सेकंड इज सर्कल द सेज, सेज का मतलब स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, सर्कल द सेज, टाइम्ड पेयर शेयर, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक एक करके देखते हैं। थिंक पेयर एंड शेयर में क्या होता है, थिंक पेयर एंड शेयर में होता है कि टीचर कोई भी ना समस्या बच्चे को जो है दे देगा। टीचर ने कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को दी, अब बच्चे को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहले ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले थिंक करेंगे, पहले सोचेंगे, अपने अपने दिमाग में आइडियाज़ लगाएंगे, उसके बाद पेयर करेंगे। पेयर करने का मतलब है कि इसने क्या सोचा, इसने क्या सोचा, थर्ड बच्चे ने क्या सोचा, फोर्थ बच्चे ने क्या सोचा, आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने आइडियाज़ को पेयर अप करेंगे एंड देन बाद में एक लास्ट सॉल्यूशन पे आते हैं मिल करके और फिर उसका आंसर बताते हैं टीचर को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बच्चे अपने आइडियाज़ को थिंक करते हैं, फिर सभी अपने पेयर्स के साथ जो भी उसके ग्रुप में इन्वॉल्व है उनके साथ पेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, फिर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही है, तन बाद में टीचर के सामने अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजीज है थिंक पेयर एंड शेयर की।
नेक्स्ट है सर्कल द सेज। सर्कल द सेज के अंदर क्या होता है, इसमें जो है टीचर एक क्वेश्चन क्लास में पूछेगा। टीचर ने क्वेश्चन पूछा क्लास के अंदर, अब क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा है तो सभी बच्चे, जिन जिन भी बच्चों को वो क्वेश्चन आता है, बच्चे अपने हाथ उठाएंगे, अपने हाथ यहाँ पे रेज करेंगे। ठीक है, रेज करने के बाद एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे टीचर या फिर स्टूडेंट जो है सेलेक्ट कर लेता है। बाकी सभी बच्चे यहाँ पे सुनते हैं आराम से बैठ करके, और जो ये टीचर है वो यहाँ पे एज ए सेज है, ठीक है, वो यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन देगा। जो भी क्वेश्चन टीचर ने पूछा है उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा, और सभी बच्चे यहाँ पे इसको ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, अपनी पीयर के थ्रू लर्निंग हो गई। ठीक है, बच्चे कॉन्सेप्ट को अपने पीयर के थ्रू यहाँ पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है टाइम्ड पेयर शेयर। टाइम्ड पेयर शेयर में क्या होता है कि इसमें भी क्वेश्चन पूछा टीचर ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद ये जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे के क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है। ठीक है, तो पहले ए बच्चा बोलेगा, अपना आइडिया देगा इस दूसरे वाले को, तो ये शांत होकर के, बिल्कुल क्वाइट होकर के क्या सिर्फ सुनेगा। ठीक है, फिर इसने इसका आइडिया सुन लिया, देन बाद में बी वाला बच्चा बोलेगा, अपने आइडिया इसको देगा, और ये बिल्कुल ही क्वाइट होकर के, बिल्कुल शांत होकर के इसके आइडिया को यहाँ पे सुनेगी। तो एक टाइम होता है। ठीक है, अब जब इसने ए ने बी को बताया तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के दौरान बताया, उस टाइम इंटरवल के दौरान बी बिल्कुल शांत रहेगा, और जब बी ने ए को बताया तो उस टाइम के दौरान ए बिल्कुल यहाँ पे शांत रहेगा। तो कीप क्वाइट होकर यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये है आपका टाइम पेयर शेयर, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ अपने जो आइडियाज़ उसको शेयर करते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इन अ पेयर स्टूडेंट शेयर विद अ पार्टनर फॉर अ प्री, तो पहले से यहाँ प्री डिटरमाइंड टाइम होता है, जिसके दौरान पार्टनर, जो पहला पार्टनर बोलेगा तो दूसरा टीम वाला जो पार्टनर है वो लिसन करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी समस्या को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब इससे जो है, जो भी शाई बच्चे हैं, जो भी लेस टॉकेटिव बच्चे हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा जो है अपना डिस्कशन यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। भाई सहकारी जो अधिगम है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है इनफॉर्मल, जिसको अनौपचारिक आप सहकारी अधिगम बोल सकते हो, अनौपचारिक। सेकंड है फॉर्मल, जिसको आप औपचारिक बोल सकते हो। एंड थर्ड इज ग्रुप बेस्ड लर्निंग, यानी कि समूह आधारित अधिगम। इसके अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल में इनके अंदर जो टीम होती है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बनती है और एक छोटे टास्क के लिए बनती है। ठीक है, आप इतनी चीज़ याद रखना कि इनफॉर्मल के अंदर जो है ग्रुप बनता है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान बनता है और एक स्मॉल टास्क यहाँ पे होता है जिसको जल्दी अचीव कर लिया जाता है। फॉर्मल के अंदर जो ग्रुप बनता है वो कुछ घंटे से और सेवरल वीक्स तक चलता है, यानी कि कुछ हफ्तों तक चलता है, और तब तक चलता है जब तक कि काम यहाँ पे क्या नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, कोई टास्क यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। एंड देन लास्ट इज ग्रुप बेस्ड लर्निंग। इसके अंदर यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ग्रुप बनता है जो कि मिनिमम 1 साल तक का होता है। ठीक है, और ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कोई भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ पे हो सकता है, उनके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं और उनको विद इन ईयर कोई भी जो टास्क है उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। फर्स्ट इज इनफॉर्मल, सेकंड इज फॉर्मल एंड थर्ड इज ग्रुप बेस्ड लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने आज पढ़ा कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में कि हम ग्रुप में जो है, समूह में जो बच्चे जो है यहाँ पे चीज़ों को पढ़ते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं। टीचर यहाँ पे जो है ध्यान रखता है सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के ग्रुप यहाँ पे बनते हैं, विभिन्न योग्यताओं वाले ग्रुप बनते हैं। सो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि रह गया है HPSC साइकोलॉजी का, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं MCQ सीरीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी अब, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से हो सके। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी सारे लोग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।